हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। अपनी वीकली ल्यूसेंट जीके एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका भाग 3, जो कि आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के हमारे टॉपिक हैं भारत का संविधान और प्राचीन भारत का इतिहास। तो इनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं। तो पुरानी वीडियोज़ जिसने नहीं देखें वो ज़रूर देखें। ये सीरीज़ हमारी हर सोमवार को आती है। अगला वीडियो हमारा उत्तराखंड जिला सीरीज से रिलेटेड होगा। और आप लोग के लिए एक जानकारी है, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी आदि परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड परीक्षावाणी का निचोड़ यानी एक पीडीएफ आपको प्राप्त होगी, जिसमें परीक्षावाणी के सभी चैप्टर इंक्लूड होंगे। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज़। तो अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी 21 जुलाई से, यानी 21 जुलाई से आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी। 7895127508 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इनसे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन पे प्राप्त होते रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले के जो पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनकी जानकारी मैं पहले से आपको दे चुका हूँ, जिसमें अजय रावत जी के नोट्स यानी जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, अजय रावत जी के नोट्स और प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के सभी 13 जिले और उनके प्रैक्टिस सेट, ये प्राप्त करने के लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल यानी उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में प्राप्त हो जाएंगे। अजय रावत जी के नोट्स 25 वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। उनके प्रैक्टिस सेट 9 वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। उत्तराखंड जिला सीरीज के 10 वीडियो हमारे आ चुके हैं, यानी 10 जिले हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगला वीडियो हमारा जिला सीरीज से ही रिलेटेड होगा। 11वां जिला हम देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर जाएंगे। और एक और नई चीज़, जैसे ही हमारे जिले यानी 13 जिले समाप्त होंगे तो हिंदी व्याकरण भी आप लोग के लिए स्टार्ट करा जाएगा। तो लगातार आपने सेशन फॉलो करते रहना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है, किस हिंदू यूनानी शासक ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? किस हिंदू यूनानी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन है हमारे। किस हिंदू यूनानी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है डेमिट्रियस। दूसरा सवाल है, सबसे पहला शक शासक बताइए। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर क्रम देखें प्राचीन भारत में, सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव और पल्लव के बाद आते हैं कुषाण। तो सबसे पहला शक शासक बताइए। तो इसका राइट आंसर है मोअ। और सारे महत्वपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। और ये जितने वीडियो भी हमारे आ रहे हैं, इनके अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। आज की वीडियो का लिंक भी मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा और इसके साथ पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन स्वयं को क्षत्रप कहते थे? यानी कौन से शासक खुद को क्षत्रप कहते थे? हिंदू यूनानी, कुषाण, पल्लव या इनमें से कोई नहीं? तीसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है शक। शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। चौथा सवाल देखते हैं, कुषाणों की दूसरी राजधानी बताइए। कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी बताइए। पहली तो पुरुषपुर यानी पेशावर हो गई, दूसरी राजधानी हमसे पूछी जा रही है, कुषाणों की दूसरी राजधानी बताइए। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बताइए। संगीति माने एक प्रकार की मीटिंग होती थी जिसमें धर्म से संबंधित चर्चाएं की जाती थी। इस समय पे अगर शासक पूछे जाएं, शासक कनिष्क थे, पहली शताब्दी में इसका आयोजन हुआ था। लेकिन अध्यक्ष पूछा गया हमसे, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बताइए। तो इसका राइट आंसर है वसुमित्र।
छठा सवाल देखते हैं, महाविभास सूत्र पुस्तक के लेखक बताइए। महाविभास सूत्र पुस्तक के लेखक बताइए। 4 ऑप्शन है हमारे, काफी महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है महाविभास सूत्र पुस्तक के लेखक हैं वसुमित्र जी। वसुमित्र जी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, सातवां सवाल, किस शासक को सेंड्रोकोटस कहा गया है? जस्टिन नामक इतिहासकार ने इस शासक को सेंड्रोकोटस कहा है। तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी। इन्होंने नंद वंश के शासक महापद्मनंद को चाणक्य जी की मदद से हराया था। 8वां सवाल देखते हैं, श्रवण बेलगोला यह स्थल किस राज्य में स्थित है? श्रवण बेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिवस थे वो यहीं पर व्यतीत किए थे। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का संबंध अगर मैं आपको बताऊं, ये अशोक से संबंधित है, यानी मौर्य वंश के तीसरे शासक। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे बिंदुसार, तीसरे शासक थे अशोक। तो कलिंग युद्ध का संबंध है अशोक से। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसकी जानकारी अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होती है, यही हमसे पूछा गया सवाल है। तो 9वें सवाल का राइट आंसर है अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कि उसने आक्रमण किया था कलिंग पर। और इसी के बाद यहाँ पर बहुत सारी मारकाट देखने के बाद अशोक ने आजीवन युद्ध न करने की प्रेरणा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर पूछा जाए कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व यानी 261 बिफोर क्राइस्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के ब्राह्मी में भी मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं और ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि में भारत से प्राप्त होते हैं, खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए ग्रीक अरमाइक लिपि में कहाँ से इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल है हमारा, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं? अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभलेख। ये एक ही हैं, याद रखना है आपने। 12वां सवाल देखते हैं, किस शासक का अन्य नाम भद्रसार भी प्राप्त होता है? किस शासक का अन्य नाम भद्रसार भी प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का अन्य नाम भद्रसार भी प्राप्त होता है। 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धों की रामायण किस पुस्तक को कहते हैं? महाविभास सूत्र, माध्यमिक सूत्र, बुद्ध चरित या इनमें से कोई नहीं? महत्वपूर्ण सवाल है आज का 13वां सवाल। बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बुद्ध चरित के लेखक बताने हैं। बढ़ते हैं 14वें सवाल की तरफ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? यानी किन शासकों ने सर्वप्रथम हमारे प्यारे भारत में सोने के सिक्के चलाए? हिंद यूनानी, शक, कुषाण या इनमें से कोई नहीं? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, तो इसका राइट आंसर है हिंद यूनानियों ने चलाए। 15वां सवाल देखते हैं। पुराणों में अशोक का नाम बताइए।
पुराणों में अशोक का नाम क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है हमारे। राणियों अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम्पी या इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास के अंतिम सवाल का राइट आंसर है अशोकवर्धन। तो इतिहास का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब संविधान के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल है, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये किस देश से ली गई है? विधि के समक्ष समता, तो इसका राइट आंसर है ये ब्रिटेन से ली गई है। इसे एक नेगेटिव यानी नकारात्मक अवधारणा माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री इत्यादि, इन सभी लोगों को विशेष ट्रीटमेंट दी जाती है। और अगर पूछा जाता विधि के समान संरक्षण, ये किस देश से लिया गया है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है और इसे सकारात्मक अवधारणा माना गया है। लेकिन 16वें सवाल का राइट आंसर है पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से ब्रिटेन। बढ़ते हैं 17वें सवाल की तरफ। संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त किया गया, किस वर्ष समाप्त किया गया, ये सवाल है। संपत्ति का मूल अधिकार किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आर्टिकल 19 के 1 के एफ में वर्णित संपत्ति का मूल अधिकार और आर्टिकल 31 में वर्णित संपत्ति का फंडामेंटल राइट्स, इसको समाप्त किया गया। इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 300 का ए, और हमारे संविधान के 12वें भाग में चैप्टर 12 में इसको जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं। आर्टिकल 21 का ए किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इस संशोधन में शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, ये इनका मूल अधिकार हो गया। तो ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने न मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन डरा धमका कर, प्रलोभन देकर किसी भी धर्म को अपनाया नहीं जा सकता है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई है आर्टिकल 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति को प्राप्त न होकर पूरे कम्युनिटी यानी समुदाय को प्राप्त है। आर्टिकल 27 में राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा जिससे किसी एक विशेष धर्म की अभिवृद्धि हो, यानी उसको फायदा पहुंचे। अब आर्टिकल 28 में क्या है ये आपने लिख के बताना है, क्योंकि हमारा सवाल भी होने वाला है आगे। देखते हैं 20वां सवाल। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट को आदेश या समादेश भी कहते हैं, कितनी रिट जारी कर सकता है? पहली बात, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी होती है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाईकोर्ट भी ये 5 रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 यह हाईकोर्ट को स्पेशल पावर देता है, वह मूल अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बढ़ते हैं 21वें सवाल की तरफ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष का है? तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले पेपर में। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष का है? ये 1955 का है, 1955 का।
आर्टिकल 17 का ही यूज करके संसद ने ये अधिनियम बनाया था और आर्टिकल 17 का ही यूज करके संसद ने SC/ST एक्ट 1989 भी लागू करवाया था। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार संबंधी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 18, आर्टिकल 29 या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे मूल अधिकारों में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है आर्टिकल 29। बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, किस आर्टिकल में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21 में, जिसमें जीने का अधिकार प्राप्त है। अगर इसके डिटेल की तरफ जाएं तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि सम्यक प्रक्रिया द्वारा ही विहित किया जा सकता है। यानी अगर उसका प्राण लेना है तो कानून में जैसी प्रक्रिया वर्णित है उसको ही फॉलो करके हम उसका प्राण ले सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है हजमल कसाब। इसके तहत किसी व्यक्ति को रहने यानी आश्रय पाने का, भोजन पाने का, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, किसी प्रकार की बीमारी होती है तो सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में उनकी पूरा इलाज किया जाएगा इसी आर्टिकल के तहत। 24वां सवाल है, विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 13। अगर इसको प्रिसाइज होकर देखें तो आर्टिकल 13 के 3 में इसकी बात करी गई है। आर्टिकल 13 के 1 में क्या है? संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मूल अधिकारों को कम करता है वो अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। आर्टिकल 13 के 2 में क्या है? तो आर्टिकल 13 के 2 में है, संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करे या समाप्त करे वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। और आर्टिकल 13 के 3 में है विधि यानी लॉ की परिभाषा। सरकार द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी आदेश, निर्देश, अध्यादेश, विधेयक ये सभी कानून की श्रेणी में आएंगे। अगला सवाल देखते हैं 25वां सवाल, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये ऊपर भी हम सवाल देख चुके थे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही आर्टिकल है आर्टिकल 26। अब बचे हुए 5 सवाल हैं जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 28, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 16। इसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। यानी 26, 27, 28 और 29 और 30वें सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ जो मैंने आपको नोट्स की जानकारी दी थी, अगर ये नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, अजय रावत जी के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, वीडियोस तो आपको फ्री में हमेशा हमारे उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन वाले चैनल में प्राप्त हो जाएंगे। PDF के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारी परीक्षा वाणी के नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको प्राप्त होंगे 21 जुलाई के बाद। 21 जुलाई से आपको ये PDF प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।